कोई पत्थर नहीं बरसाता। आओ उमर अता बंदयाल साहब, देखो ये है पाकिस्तान की हकीकी अवाम। और ये आपसे आज मजबूरी में सवाल पूछने आए हैं। मैं आपसे मजबूरी में आज सवाल पूछने आई हूं। ये जो इमारत, सफेद संगे मरमर की इमारत, जिसको आज आपने अपनी ईमानदारी से नहीं, अपनी इमरानदारी से दागदार करने की कोशिश की है, ये कौम आपसे सवाल पूछने आई है। हम जरा सुनना, हम इस इमारत का एहतराम करते हैं। हम पाकिस्तान के आईन का एहतराम करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान के आईन को बनाने वाले लोग हैं। पाकिस्तान के कानून को बनाने वाले और कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं। हम आज यहां का एहतजाज नहीं करना चाहते थे, मगर यकीन जानो पाकिस्तान की बेहतरी भी इसी इमारत से फूटती है और पाकिस्तान की तबाही भी इन्हीं के फैसलों से फूटती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, पीडीएम के कारकुनों से भी कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान के अवाम से भी कहना चाहती हूँ और मुअज़्ज़िज़ जज हजरात से भी कहना चाहती हूँ कि हम जजेस का एहतराम करते हैं, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। हम उन जजेस की बात आज नहीं करेंगे जो आईन और कानून पर चलने वाले जज हैं। आज अगर बात होगी तो इमरान खान की सहूलत करने वाले इमरानदारों की बात होगी। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे इस बात का जवाब दो, ये जो इमारत हमारे सामने खड़ी है, इस इमारत से तो मजलूम को इंसाफ मिलना था ना। इस इमारत से ताकतवर को कानून के शिकंजे में लाया जाना था ना। इस इमारत से जमहूरियत को मजबूत किया जाना था ना। ये पार्लियामेंट हाउस है, इस इमारत से तो चाहिए था कि पार्लियामेंट की मजबूती की, पार्लियामेंट की तवानाई की आवाज बुलंद होती। इस इमारत से तो मुंतखब वज़ीर आज़म जो आपके वोट से आते हैं, उनके तकद्दस को बरकरार रखना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। जमहूरियत को मजबूत करना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। दहशतगर्दों को कटहरे में लाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। फितना और इंतशार फैलाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। लेकिन यहां से सहूलतकारी जो कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? जिस इमारत से इंसाफ होना था, साइलों को, मजबूरों को इंसाफ मिलना था, वहां पर बैठकर कुछ सहूलतकार इंसाफ का कत्ल करने में मसरूफ हैं दिन रात। जहां से मुंतखब वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ मिलना था, वहां से मुंतखब वज़ीर आज़म को इल्काबाद से नवाजते रहे, कहते रहे सिसिलियन माफिया, कहते रहे गॉड फादर। और जो 60 अरब रुपए का मुजरिम जब अदालत में पेश किया गया, उसको कहते हैं वेलकम वेलकम, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई।
जो कि तमाम इदारों की मां होती है, जहां से आईन ने जन्म लिया, जहां से कानून ने जन्म लिया, उस पार्लियामेंट से टक्कर लेके बैठ गए हो। अभी तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया ही नहीं था, अभी तो मां के पेट में कानून था और तुम उस कानून पे सांप बन के बैठ गए हो। तुम्हारा काम कानून की और आईन की तशरीह करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको रोकना तुम्हारा काम नहीं है। लोगों में पार्लियामेंट की बात करती हूं तो मैं आपकी बात करती हूं, मैं आपके हक की बात करती हूं, मैं उन नुमाइंदों की बात करती हूं जिनको वोट देकर आप पार्लियामेंट और पार्लियामान के अंदर भेजते हो। इस मुल्क को, ये भी सुन लो, इस मुल्क को जब जब भी खराब किया गया, वो यहां से जो नजरिया जरूरत उठता है उसने खराब किया पाकिस्तान को। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता है, किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी लगाई जाती है, किसी को जिला वतन किया जाता है, किसी को गोली मारी जाती है, किसी को एक इकामा रखने पर, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को, आपके मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता है और यहां से मोहर लगती है, यहां से। पीडीएम के कारकुनों, अब मुझे हाथ उठा के बताना, बाएं से भी, दाएं से भी, आगे से भी, पीछे से भी, क्या तुम लोग गवाही देते हो कि इस मुल्क में 4 आमरीयतें आई, 4 बार इस मुल्क पर शब खून मारा गया, इस मुल्क के मुकद्दस आइन को लपेट कर रद्दी की टोकरी में फेंका गया। यहां से लोगों ने LFO और PCO के हल्फ उठाए या नहीं उठाए? क्या एक भी आमिर ऐसा है जिसको इस इमारत में किसी काले रोब पहनने वाले ने घर भेजा हो? बताओ, क्या एक भी आमिर को इन्होंने घर भेजा? हमेशा आमिरों की खातिर नजरिया जरूरत को जिंदा किया। पहला आमिर आया, पहला मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, दूसरा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, तीसरा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, चौथा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा। और आज जबकि हमारी फौज मार्शल लॉ लगाने को तैयार नहीं है, जमहूरियत आइन और कानून के साथ खड़ी है, तो आज पाकिस्तान का 5वां मार्शल लॉ, जुडिशल मार्शल लॉ भी यहां से लगा है। और वो सुना था, उमर अता बंदयाल साहब की सास फरमा रही थी और वो ख्वाजा तारिक रहीम साहब उनकी वाइफ से बात कर रही थी। ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो इमरान खान के वकील हैं, दोनों कहती हैं ये हाल देख लो चीफ जस्टिस की मदर इन लॉ का, चीफ जस्टिस की सास का हाल देख लो। बात क्या हो रही है? जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जमहूरियत का नाम लेते हैं और बात क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे उसकी सास, क्या बात, कॉन्वर्सेशन क्या हो रही है, गुफ्तगू क्या हो रही है? गुफ्तगू ये हो रही है कि ये कमबख्त तो अब मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। बोलो शेम। अब तो ये कमबख्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। वो तो मार्शल लॉ नहीं लगाते तो आपके कमबख्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है।
और उस नजरिया ज़रूरत को जिसको बार बार आमिरों के लिए जिंदा करते हो, अपनी कुर्सी पे टिके रहने के लिए कभी LFO कभी PCO का हल्फ लेते हो। कभी क्या कोई नजरिया ज़रूरत पाकिस्तान के अवाम के काम आया? बताओ, पाकिस्तान के अवाम के कोई नजरिया ज़रूरत काम आया? क्या कोई नजरिया ज़रूरत पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए लगा कभी? पाकिस्तान के जो लाखों लोग, बेगुनाह लोग जेलों में कैद हैं, अडयाला जेल में कैद हैं, पाकिस्तान की तूलो अर्ज में फैली हुई जेलों में कैद है, कभी कोई नजरिया ज़रूरत उनके लिए भी जिंदा हुआ? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगले दिन मैं जस्टिस उमर अता बंदयाल की तकरीर सुन रही थी। हवाला देते हैं जस्टिस कॉर्नेलियस का और ताबेदारी करते हैं जस्टिस मुनीर की। हवाला देते हैं जस्टिस कॉर्नेलियस का और पैरोकारी करते हैं जस्टिस मुनीर की। उमर अता बंदयाल साहब, जिस कलम को आप बेदर्दी से इमरानदारी के लिए चलाते हैं, इंसाफ का खून करने के लिए चलाते हैं, आइन को तोड़ने के लिए चलाते हैं, आइन को रीराइट करने के लिए चलाते हैं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपके उस कलम को ताकत जो है वो पाकिस्तान के आइन ने दी है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने दी है, पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म ने दी है। आपके उस कलम को ताकत आपके मुंतखब नुमाइंदों ने दी है। हम 75 साल के हो गए पाकिस्तानियों, मगर हमारी किस्मत नहीं बदल सकी इनके, क्योंकि आपकी किस्मत नहीं बदल सकी, 23 करोड़ अवाम की किस्मत नहीं बदल सकी, क्योंकि इस बिल्डिंग में कुछ लोग जो बैठते हैं उनकी नीयतें ठीक नहीं है। घड़ी चोर की बात भी होगी, जानते हो घड़ी चोर को तोशाखाना चोरी में भी जमानत मिल गई है और उसकी बीवी जिसको पिंकी पीरनी कहते हैं, जब तोशाखाना से चोरी करनी होती है, जब हीरे की अंगूठियां रिश्वत में लेनी होती हैं, जब अल-कादर ट्रस्ट के बदले 450 कनाल जमीन लेनी होती है, उस वक्त पिंकी पीरनी जो है वो सरगना बन जाती है चोरों की गैंग की। और जब अदालत बुलाती है तो बड़ा मासूम सा मुंह बनाकर कह देते हैं कि वो तो घरेलू खातून है। आज वो कुदरत का मकाफात अमल देखो। मैं ट्रस्टी थी अपने भाई के लिए, इन्होंने मजाक उड़ाया, इन्होंने झूठी चीजों पे, झूठे इल्जामात पर मुझे सजाएं दी, और आज इनके मुंह ये कहते हुए नहीं थकते कि जो पिंकी पीरनी है वो तो ट्रस्टी है। आज जब अदालत में जमानत के लिए गई, मरियम नवाज तो जमानत के लिए भी नहीं गई, 4 साल इनका जुल्म सहती रही, इंतकाम सहती रही। मैंने कहा मैं जमानत नहीं लूंगी, पकड़ना है तो पकड़ो। और आज जब पिंकी पीरनी साहिबा को अदालत लेके जा रहे थे तो अदालत के कमरे तक गाड़ी गई और सफेद चादरों के हिसार में उसको लेकर जाया गया। तुम्हारी घर की खातून की इज्जत है तो लोगों की, बेटियों की, बहुओं की, बहनों की, बीवियों की कोई इज्जत नहीं है।
जब तुम इक़्तिदार में थे और लोगों की बेटियों को धक्के खाते हुए कानून की जो अदालतें थी उनकी राहदारियों में लेकर जाते थे, धक्के खाते हुए वापस लाते थे, तब तुम्हें नहीं पता था कि ऊपर एक अल्लाह ताला भी बैठा है जो एक एक चीज का हिसाब रख रहा है। आप सबको मैं कौम से खिताब कर रही हूं। आप सबको पता होना चाहिए कि आज मुल्क जिस इंतशार की लपेट में आया हुआ है, जिस फितने की लपेट में आया हुआ है, जिस तवाइफुल मलूकी की लपेट में आया हुआ है, जिस इंतशार की लपेट में आया हुआ है, मुल्क ने जो क्राइसिस जन्म लिया है वो ज़मान पाक से कम और उमर अता बंदयाल की कुर्सी से ज्यादा जन्म लिया है। और ये क्राइसिस की ये लहर उस दिन फूटी थी जब मुकदमा कोई और था और सुओ मोटो किसी और बात पर लिया गया, और उसके बाद आईन को रीराइट किया गया, 63A को की गलत तशरीह की गई। मैं आपको बताऊं उमर अता बंदयाल ने आईन को कैसे रीराइट किया। आईन ये कहता है, मेरे भाइयों ध्यान से सुनना, आईन ये कहता है कि जब कोई सियासी जमात का रुकन अपनी जमात की मर्जी के खिलाफ वोट देता है तो उसको डी-सीट किया जाता है। आईन ये नहीं कहता कि उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा। उमर अता बंदयाल ने आईन को रीराइट किया और ये लिखा कि वो जमात का रुकन डी-सीट भी होगा और उसका जो एक वो डी-सीट भी होगा और उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा। आईन में तो ये कहीं नहीं लिखा, आपके ऊपर तो आईन की हिफाजत की जिम्मेदारी थी। जो चीज आईन में नहीं लिखी वो आपने कहां से लिख दी। और उसके बाद मेरे भाइयों, 4-3 के फैसले को अपनी कुर्सी के, अपनी ताकत के गलत इस्तेमाल से 3-2 के फैसले में बदला और फिर हमें कहा कि 4-3 के अक्सरियती फैसले को ना मानो और 3-2 के अकलियती फैसले को मानो। अब मुझे हाथ उठा के बताओ कि फैसला अक्सरियती होता है या अकलियती होता है? हम क्यों माने वो फैसला जो आपने बदनीयती से दिया? हम क्यों माने वो फैसला जो आपने झूठ बोल के दिया? और उसके बाद आपने यहीं पर नहीं रुके, आपने 4-3 के मामले में और 3-2 के मामले में अपने साथी जजेस से भी झूठ बोला। और इतना झूठ बोला, कुर्सी का इतना गलत इस्तेमाल किया कि आपके साथी जजेस, आपके फेलो जजेस, आपके ब्रदर जजेस भी चीख उठे कि यहां से बदनीयती का मुजाहरा हो रहा है। आपने इमरान की इतनी ज्यादा और ढिठाई से सहूलतकारी की उमर अता बंदयाल साहब कि आपके फेलो जजेस को लिखना पड़ा कि आप जज नहीं है, यू आर पॉलिटिशियन इन रोब्स। यानी कि काले जो गाउन आप पहनते हो उसमें छुपे हुए आप एक सियासतदान हैं। और कहा आपके फेलो जजेस ने, मरियम नवाज ने नहीं कहा, पीडीएम ने नहीं कहा, वकला तंजीमों ने नहीं कहा, ऑपोजिशन ने नहीं कहा, हुकूमत ने नहीं कहा, आपके ब्रदर जजेस जो आइन और कानून का पास रखने वाले जजेस हैं, उन्होंने कहा कि आपने अपनी कुर्सी और इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया।
आपने सुओ मोटो के इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि आपने गलत इस्तेमाल से आपने पूरे सुप्रीम कोर्ट को वन मैन शो बना दिया। क्या बना दिया? और आपने इतनी ईमानदारी की, इतनी सहूलतकारी की, आइन और कानून का इस ढिठाई से कत्ल किया कि लोगों के सर शर्म से झुक गए। पहली बार आपकी इस ईमानदारी की वजह से पहली बार सुप्रीम कोर्ट जैसी मुकद्दस अदालत में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त बगावत की सी सूरत हाल का सामना है। जजेस एक दूसरे के खिलाफ फैसले दे रहे हैं। हमने क्या फैसला मानना है? पहले तो आपके साथी जजेस आपके फैसले नहीं मान रहे। और उस फैसले के नतीजे में आपने हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत तोड़ दी और प्लेट में वो हुकूमत रखकर तहरीके इंसाफ को पंजाब में पेश कर दी, जबकि आप जानते थे कि ये हुकूमत आप जिसके हाथ में दे रहे हैं वो असेंबली तोड़ेगा। और मेरे भाइयों, ये बात बाद में कौम को पता चली कि ये बहुत गहरी साजिश हुई है पाकिस्तान के साथ। लोगों को पता चला कि उसमें असेंबली तोड़ने में सिर्फ इमरान खान शामिल नहीं था, सिर्फ परवेज इलाही शामिल नहीं था, उसमें यहाँ पर शारे दस्तूर में बैठा हुआ सदर पाकिस्तान भी शामिल था, आरिफ अलवी भी शामिल था, जिसने अपने पास बिठाकर जनरल बाजवा के साथ ये फैसला कराया कि पंजाब असेंबली टूटेगी और इलेक्शन अनाउंस होगा। लेकिन कौम ये नहीं जानती, कौम ये नहीं जानती कि उसका एक सबसे बड़ा किरदार उस साजिश का, इमरान का तो आपको पता चल गया, पूरी कौम जानती है। बाजवा साहब का आपको पता चल गया, पूरी कौम जानती है। सदर अलवी का आपको पता चल गया, पूरी कौम जानती है। आज मेरे से सुन लो, उस साजिश का सबसे बड़ा छुपा हुआ और घिनौना किरदार है उमर अता बंदयाल, जिसने जाहिर है असेंबली तोड़नी थी तो उससे पूछा गया ना कि असेंबली तोड़नी है तो तुम इलेक्शन दोगे। उसने कहा बेफिक्र हो कि असेंबली तोड़ो, मैं तुम्हें इलेक्शन दूंगा। और कल इलेक्शन होना था 14 मई को। मैं उमर अता बंदयाल से पूछती हूं, अवाम इतनी बेचैन थी इलेक्शन के लिए तो कल अवाम निकली क्यों नहीं वोट डालने के लिए? अगर उमर अता बंदयाल साहब के कहने पे कल इलेक्शन होता तो मेरे भाइयों, नंबर 1 पे कौन आता? नंबर 1 पे आता सर पे पहनने वाली कूड़े वाली बाल्टी। नंबर 2 पे कौन आता? टांग वाला प्लास्टर। नंबर 3 पे क्या आता? नंबर 3 पे आती व्हील चेयर। और रनर अप कौन होता? ऑक्सीजन मास्क, जिसको गिरफ्तारी होते ही ये लोग ऑक्सीजन मास्क मुंह पे लगा लेते हैं। ये तो हाल है जिसकी सहूलतकारी उमर अता बंदयाल कर रहा है। वो अदालत में पेश हुआ डरपोक, कहता है मैं 24 घंटे से बाथरूम नहीं गया। मेरे भाइयों, इंतशार की आग जमान पाक से कम लगी है, उमर अता बंदयाल के दफ्तर से ज्यादा लगी है। इस फितने ने, जिसका नाम इमरान खान है, शर्म आती है कूड़े वाली बाल्टी का नाम लेते हुए भी। इस शख्स ने असेंबली तोड़ी, नाकाम हुआ, इस्तीफे दिए, नाकाम हुआ, लॉन्ग मार्च किया, नाकाम हुआ,
जेल भरो तहरीक चलाई, नाकाम हुआ। और कौन मदद को आया? कौन आया मदद को? मैं भी सुनूं? आवाज नहीं आई। कौन आया मदद को? कौन? उमर अता बंदयाल साहब सुने, कौम को बताने की जरूरत नहीं। उनको पता है कि जब 2016 का लॉकडाउन नाकाम हुआ तो वो जो अंदर छुप के बैठा है खोसा, साकिब निसार तो आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं है ना। तहरीक इंसाफ की टिकटें ब्लैक करता हुआ पकड़ा गया है। उसका बेटा तहरीक इंसाफ की एक टिकट का 1.25 करोड़ रुपया मांग रहा था। साकिब निसार को तो पूरी कौम जानती है, लेकिन आपका साकिब निसार से बड़ा मुजरिम जो छुप के घर में बैठा, उसका नाम है जस्टिस आसिफ सईद खोसा। इमरान का लॉकडाउन जब नाकाम हुआ तो उसने कहा, मारे मारे क्या फिरते हो, मेरे पास दरखास्त लाओ, मैं अभी नवाज शरीफ को तुम्हारे सियासी रास्ते से हटाता। और उसने हटाया। हमारे लिए तो JIT बनी थी। व्हाट्सएप के हीरो से इनकी कोई खास मोहब्बत है। हीरा लेते भी हैं तो 5-5 कैरेट का लेते हैं। हमारे लिए तो व्हाट्सएप की जो हीरे थे वो भी यहां से चुने गए, व्हाट्सएप कॉल पे चुने गए। यहां से इजाजुल एहसन, ये सिर्फ करप्ट। मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ इमरान खान के 60 बिलियन और तोशा खाना की चोरी को यहां से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। ये करप्ट नेक्सस का तहफ़्फ़ुज़ है। एक साइड पे इजाजुल एहसन बैठा है जिसकी करप्शन की दास्तानें पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। वो सामने कौन सा टावर है? सामने कौन सा टावर है? सामने वो देखना, मुड़ के जरा, वो टावर देखो तुम्हारे पीछे है, ट्विन टावर। इजाजुल एहसन की करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। और मुज़ाहिर अली नकवी, जिसके खिलाफ गबन का, करप्शन का रेफरेंस गया हुआ है, लेकिन उस पे सांप बन के बैठे हैं। सिर्फ इमरान खान करप्ट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा, अपने करप्ट साथियों का, जजेस का भी तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। क्योंकि एक जज को अगर उसके खिलाफ कार्रवाई खुलती है तो इनके नंबर कम हो जाते हैं। ये देखो, यहां से चोरों को, डाकुओं को सजा मिलनी थी, उमर अता बंदयाल साहब खुल के चोरों और डाकुओं की सरपरस्ती कर रहे हैं। और आज जो पाकिस्तान में आपने देखा मेरे भाइयों, आज आप पुरअमन एहतजाज कर रहे हो। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग निकले, पत्ता नहीं टूटा, गमला नहीं टूटा, किसी दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी ग्रीन बेल्ट को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई पुलिस की गाड़ी नहीं चलाई, कोई रेंजर्स की गाड़ी नहीं चलाई। और इनके लाडले को, उमर अता बंदयाल साहब के लाडले को, जिसको इन्होंने, जिसकी परवरिश अपनी गोद में बिठा कर की, जब 25 मई को लॉन्ग मार्च हुआ, पूरे इस्लामाबाद में आग लगा दी गई, तो उमर अता बंदयाल साहब अपनी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं, हो सकता है इमरान खान ने आग ना लगाई हो सकता है आंसू गैस की वजह से, हवा के रुख की वजह से ग्रीन बेल्ट जल गई हो। तो मुझे बताओ, ये अभी भी मई का महीना है ना, आज ग्रीन बेल्ट्स में आग क्यों नहीं लगी? क्योंकि ये कोई फॉरेन फंडेड फितने नहीं है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए लॉन्च नहीं है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों का इज्तिमा है। उसको कहा कि तुम्हारा कसूर नहीं है, आंसू गैस की वजह से आग लग गई होगी। उस फितने को पालते रहे, पोसते रहे, बढ़ावा देते रहे, और क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि अभी 3-4 दिन पहले पाकिस्तान की 75 साला तारीख में जो नुकसान हमारा दुश्मन नहीं कर सका,
जो मजमूम हरकतें भारत नहीं कर सका, जो पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमें नहीं कर सकी, जो कलअदम तंजीमें नहीं कर सकी, वो कुछ इनके पालतू इमरान खान ने करके दिखा दिया। उस फितने ने करके दिखा दिया जिसको आपने पाला था, जिसकी परवरिश उमर अता बंदयाल की गोद में बैठकर हुई है। और क्या हुआ? पाकिस्तान की कौम के दिल पर हमला हुआ जब सारी हमारी दफाई तंसीबात को आग लगा दी गई, रेडियो स्टेशन को जला दिया गया, मवेशियों के फार्म्स में जिंदा जानवरों को जला दिया गया, अस्पतालों में आग लगा दी गई, एम्बुलेंसेस को आग लगा दी गई, पुलिस वालों को मारा गया, रेंजर्स की पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई। और अब और दुख की दास्तान सुनो, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। वो जो कोर कमांडर हाउस को जलाया, वो कोर कमांडर हाउस बाद में था, पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का घर था। वो जिन्ना हाउस था जिसको कायदे आजम ने अपने पैसों से खरीदा था। शर्म करो इमरान खान, शर्म करो, शर्म करो उमर अता बंदयाल, शर्म करो। भारत के अंदर जो कायदे आजम का घर है वो आज महफूज है, लेकिन इस कौम को, इस मुल्क को जन्म देने वाला कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उसके घर को इन बलवाइयों ने आग लगा दी। कायदे आजम का ना सिर्फ घर जला, कायदे आजम की यादों को भी इन्होंने आग लगा दी। और मेरी बात सुनो, हम जितने भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो, हमने भी एस्टैब्लिशमेंट के किरदारों पे तनकीद की थी। नवाज शरीफ वो पहले शख्स थे जिन्होंने पीडीएम के गुजरांवाला के जलसे में जनरल फैज हमीद का नाम लिया और मौलाना आ गया है, आ गया है, मौलाना 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 आ गया है। रोक सको तो रोक दो, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है। नाअहलों पर भारी एक खौफ छा गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है। वक्त की पुकार है, कौम की आवाज है, प्यारा चेहरा मौलाना साहब इजाजत है, बात करूं? मेहरबानी। आपको पीडीएम का मौलाना साहब यहां पर मौजूद हैं, पीडीएम के जलसे की सदारत की थी इन्होंने गुजरांवाला में। नवाज शरीफ साहब ने भी उस वक्त के सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लिया, कहा जनरल बाजवा साहब, सिटिंग डीजीआईएसआई का नाम लिया, कहा जनरल फैज साहब ये सौगात जहां से लाए उसको वापस ले जाओ। लेकिन क्या, और कहा कि ये फौज हमारी है, इसके सिपाही को, इसके जवान को हम सलूट करते हैं, लेकिन जो लोग इमरान के सहूलतकार बने हुए उनको हम नहीं बख्शेंगे। आप देखें जो जीएचक्यू पर पहला हमला तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया और जीएचक्यू पे पाकिस्तान की तारीख का दूसरा हमला इसके पालतू इमरान खान ने किया।
जंगी जहाज जिनसे आपने दुश्मन के लड़ाका तैयारे मार गिराए थे, जो बहादुरी की अलामत थे, जो कौम के फख्र की अलामत थे, जिन जहाज़ों को महफूज करके पाकिस्तान की सड़कों शाहराहों पर चौकों पर नस्ब किया गया ताकि लोगों को पता चले ये वो है जहाज़ जिन्होंने दुश्मन के तैयारों को मार गिराया था। उन जहाज़ों को किसने कल परसों आग लगा दी? उमर अता बंदयाल के लाडले इमरान खान ने। और उस पे भी शर्म आनी चाहिए। शोहदा की यादगारों को, गाजियों को यादगारों को इन्होंने आग लगा दी, इन्होंने नजर आतिश कर दिया। और मैं ये भी बता दूं, आप सब सुन लो, आपकी तरह इसकी गिरफ्तारी पे एहतजाज करने अवाम नहीं निकली। पूरे पाकिस्तान में कहीं 500 की तादाद में भी अवाम नहीं निकली। हाँ, निकली तो इसके ट्रेंड बुलवाई निकले तो इसके ट्रेंड दहशतगर्द निकले। ये भी मैं बताऊं कि जो 6 महीने से प्लास्टर टांग पे चढ़ा के पुलिस और अदालतों से छुपकर बनी गाला बैठा है ना, ये इन्हीं हमलों की ट्रेनिंग दे रहा था उन लोगों को, अपने कारकुनों को, जिनको बॉर्डर्स खोल के इसने पाकिस्तान के अंदर बुलाया, जेलों से छुड़वाया, उनको ज़मान पाक में तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों के जरिए अपने जत्थों को ट्रेनिंग दी। और मैं ये भी बता दूं, ये सब अचानक नहीं हुआ, अवाम नहीं निकली। अवाम ये होती है, कहीं भी अवाम नहीं निकलती। जब अवाम निकलती है तो पूरा मुल्क जाम हो जाता है। अवाम तीली और माचिस लेकर नहीं निकलती। इन्होंने क्या किया? मास्टर माइंड उन हमलों का उमर अता बंदयाल का लाडला इमरान खान था। 6 महीने से जो ज़मान पाक में छुप कर बैठा है ना, इसने टारगेट सेट किए हुए थे। इसने बताया हुआ था अपने लोगों को, लिस्टें बनाई हुई थी कि जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हो, तुम लोगों ने, ये हैं तुम्हारे टारगेट, तुमने यहाँ जाकर सीधे हमले करने, आग लगानी है। और आप देखो, मैं लाहौर की बात करती हूँ। लाहौर में जब ये कोर कमांडर हाउस में और शोहदा की यादगारों पर हमले के लिए गए, रास्ते में कई सिविलियन इमारतें आती हैं, रास्ते में कई सरकारी इमारतें आती हैं, रास्ते में कई रियासती इमारतें आती हैं, सियासी इमारतें आती हैं, हुकूमती इमारतें आती हैं। वहाँ नहीं गए, सीधे अपनी दिफाई तनसीबात पर गए। जो टारगेट मिला हुआ था, जो हुक्म मिला हुआ था, वहाँ गए और हमले किए। मुझे बताओ, ये अचानक हो जाता है? इसके लिए जितनी बर्फ रफ्तारी से हमले हुए हैं, उसके पीछे 6 महीने की प्लानिंग है। क्योंकि सियासी हर चाल नाकाम हुई, पिट गई, तो फिर इन्होंने ये दहशतगर्दों वाला तरीका पकड़ा। और उस दिन उमर अता बंदयाल के सामने जब वो पेश हुए, तो क्या उमर अता बंदयाल साहब ने उनसे ये पूछा? ये तो कह दिया आपको मिलकर बहुत खुशी हुई, 60 अरब के डाकू। ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान पूरे में शोहदा की यादगारें, गाजियों की यादगारें, कायदे आजम का घर जला के आए हो, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और मजे की बात सुनो, कहता है मैं तो कैद था, मैं तो गिरफ्तार था, मुझे तो पता ही नहीं पीछे से हमले किसने किए। मैं सदके जाऊं, तुम्हारे पाकिस्तान की कौम क्लास 2 में पढ़ती है, उसको पता नहीं है तुम क्या बोल रहे हो। कहता है मुझे पता ही नहीं था, इतने तुम मासूम कि तुम्हें पता ही नहीं था। और साथ धमकी भी दे गया कि मुझे फिर गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान में फिर वही होगा, वही दहशतगर्दी होगी जो पहले हुई है। कहता है मैं जेल में था, पाकिस्तानी कौम तुमसे पूछती है, तुम्हारी तो तारीख दहशतगर्दी और तखरीबकारी से भरी पड़ी है, तुम्हारी तो पूरी हिस्ट्री दहशतगर्दी और तखरीबकारी की है। जिस वक्त 2014 के तुमने धरने किए,
पीटीवी की इमारत के ऊपर तुमने हमला किया, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? उस वक्त तो पूरी कौम ने सुना कि तुम्हारी जो कॉन्वर्सेशन थी, गुफ्तगू थी आरिफ अलवी के साथ, तुम लोग तो खुशी से शादियाने बचा रहे थे, नाच रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे थे। इसी इशारे दस्तूर के ऊपर 2014 में इसी इमारत के सामने तुमने गंदे कपड़े धोकर टांगे थे। उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? यहीं पर कंटेनर से तुम रोज लोगों को आग लाइटर से आग दे के बिल जलाते थे। उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? लोगों को हुंडी के जरिए पैसे मंगवाने के लिए कहते थे, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? यहाँ पर शारे दस्तूर में अपने कज़न के साथ तुमने जो कब्रें खोदी थी और कफन पहन के जो निकले थे, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? 2014 में जो धरने हुए, उसमें मुझे आज भी याद है, दिल खून के आंसू रोता है। इस्लामाबाद पुलिस का जवान एसएसपी जुनेजो डंडे मार मार के तुम्हारे बलवाइयों ने उसकी हड्डियां तोड़ दी। वो महीनों अस्पताल में रहा जब उसको मार पड़ रही थी। उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? अभी जब जमान पाक में ऑर्डर लेकर पुलिस गई तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए, तुम्हारे घर के अंदर से, जहां तुम बार बार कहते कि एक मेरी खातूने खाना अकेली थी, उस अकेली औरत के घर से पेट्रोल बमों से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला हुआ। उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? पुलिस वालों के सर तोड़े गए, उनकी आंखें फोड़ी गई जमान पाक के अंदर से, तुम्हारे ट्रेन दहशतगर्दों की तरफ से, तुम्हारे ट्रेन बलवाइयों की तरफ से। मुझे बताओ, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? कौन सवाल पूछती है? लोगों को बेवकूफ ना समझो, हम क्लास 2 में नहीं पढ़ते। और फिर कहता है, कल मैं सुन रही थी ISPR को कहता है कि ISPR को सियासी जमात बना लेनी चाहिए और सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। तो मैं सोच रही थी ISPR वाले सोचते होंगे कि जो 2011 में सियासी जमात बनाई थी, पहले उसको तो भुगत लें, फिर दूसरी सियासी जमात बनाने का सोचेंगे। उसी का गंद हम साफ कर लें तो बड़ी बात है। और रेंजर्स पे मुकदमा बनाने का कह रहे, तुम्हें तो रेंजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो टांग तुम्हारी 6 महीने से ठीक नहीं हो रही, वो रेंजर्स ने 2 घंटे में ठीक कर दी। और फिर देखो, किसी ने पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कभी किसी ने इतनी तौहीन अदालत नहीं की होगी जितनी बड़ी तौहीन अदालत इस अदालत के अंदर से उमर अता बंदयाल साहब ने की। काश ये पार्लियामेंट कोई अदारे के अंदर से, अदालत के अंदर से तौहीन का कानून कभी बनाए। तो मैं आपको गवाह बनाकर कहती हूँ, अगर इदारे के अंदर से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से किसी पर तौहीन लगी तो सबसे पहले उमर अता बंदयाल साहब सलाखों के पीछे होंगे। आप और इंसाफ का खून देखो कैसे किया। एक ही दिन में उमर अता बंदयाल साहब इतने मुतहर्रिक हो गए, एक ही दिन में पिटिशन भी दायर हो गई, एक ही दिन में पिटिशन फिक्स भी हो गई, एक ही दिन में पिटिशन लग भी गई, एक ही दिन में नोटिसेस भी हो गए, एक ही दिन में आर्ग्यूमेंट्स भी मुकम्मल हो गए, एक ही दिन में बरसात की तरह जमानतों की बारिश भी हो गई और उसी दिन में रिहाई भी मिल गई। और सिर्फ रिहाई नहीं मिली, मर्सिडीज बेंज में बिठा के उसको इस अदालत से रुखसत किया गया। 60 अरब के मुजरिम को, जिसने कौम का 60 अरब रुपया लूट कर अपने दोस्त के प्रॉपर्टी टाइकून के जेब में डाला, उसके बदले इसकी बीवी ने और इसने 450 कनाल जमीन हथियाई रिश्वत के तौर पे। और कहता है वो तो मेरी काबीना का फैसला है। किस किस को याद है कि इसकी काबीना ने खुद कहा कि हमें सिर्फ बंद लिफाफा दिखलाया था, हमें नहीं पता उस लिफाफे के अंदर क्या था। 60 अरब का अल-कादिर ट्रस्ट का केस ये है कि यूके की अदालत ने इल गॉटन मनी, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा सुप्रीम कोर्ट को दिया।
वापस भेजा पाकिस्तान ने को और इमरान खान ने वो अपने दोस्त की जेब में डाल दिया। और उसके बदले इसकी बीवी ने और इसने 450 कनाल जमीन ले ली। उसके ट्रस्टी भी खुद ही बन गए, मियाँ बीवी उसके ट्रस्टी बन गए। और जब उमर अताब बंदयाल साहब ने पूछा कि बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, तो क्या पूछा कि 60 अरब के डाकू मेरी अदालत में तशरीफ लाए हो, 60 अरब का डाका डाल के तुम्हें कितनी खुशी हुई है? ये कौम पीडीएम आपसे पूछती है कि इतनी खुशी आपको किस चीज़ की हुई थी? और देखो सिर्फ जमानत नहीं दी, रिहाई नहीं दी, ये कहा कि मर्सिडीज बेंज के अंदर इस मुजरिम को यहां से लेकर जाया जाए। और उसके बाद कहा कि 3 कमरों का जो रेस्ट हाउस है वहां लेकर जाया जाए। 10 अफराद जो खानदान के, उनके साथ बैठने की इजाज़त दी जाए। भाई 10 अफराद के, पूरे खानदान के जो 10 अफराद है उसके साथ तो उसकी बनती नहीं है। उसको कह रहे 10 अफराद के साथ बैठने की इजाज़त दी जाए और आप इमरान खान साहब तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ जाएं, खाएं पिएं, गप्पे लगाएं और सो जाएं। और फिर कहा विश यू गुड लक। क्या कहा? आवाज नहीं आई। उमर अताब बंदयाल साहब ने इमरान खान को कहा, इमरान खान साहब विश यू गुड लक। क्या कहा? वो विश यू गुड लक उन्होंने इमरान खान को नहीं कहा था, वो मैसेज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दिया, जहां से एक कमरे में गया तो 10 जमानतें मिली, दूसरे कमरे में गया तो 20 जमानतें मिली। और कहा गया कि अजल से अबद तक की जमानत, पैदाइश होने के बाद से क़यामत के बाद तक की जमानत, तुमने जो गुनाह किया है उसकी भी जमानत, जो गुनाह तुम आइंदा करोगे तुम्हें उसकी भी जमानत। और फरिश्तों से भी कहूंगा कि कब्र में जब ये जाएगा इससे सवाल ना करना, कहना आपको मिलके बड़ी खुशी हुई। जमानत के कानून का पूरी दुनिया में, किसी दुनिया की अदालत में इतना घिनौना मजाक जमानत के कानून का नहीं हुआ होगा जो यहां से उमर अताब बंदयाल ने किया उस दिन। देखें जुल्म, किसी को ताहयात जमानत, किसी को ताहयात नाअहली। तो जब मैं कहती थी कि तराजू का पलड़ा झुका हुआ है, तो आप समझ आई कि तराजू का पलड़ा कैसे झुका हुआ है। जो पलड़ा झुका हुआ है ना तराजू का, उसमें उमर अताब बंदयाल, उसमें इमरान खान, उसमें मुजाहिर नकवी, उसके अंदर इजाजुल एहसन और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठा हुआ है। और वो कहते हैं कि उसमें सासू माँ भी बैठी हुई है। शुक्र है उस दिन उन्होंने कहा खाएं पिएं, गप्पे लगाएं, सो जाएं। ये नहीं कहा कि मैं अपनी सासू माँ से कहता हूँ अच्छा सा खाना पका के आपको वहां भेज दे। मैं अब आपको पता चला है कि जब हम कहते थे कि इलेक्शन हम इसलिए अभी नहीं कराना चाहते क्योंकि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। अब जो उमर अताब बंदयाल ने किया, इसने खुद साबित कर दिया है कि हुकूमत का हर खदशा दुरुस्त है। इसके होते हुए पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन होगा अपने टाइम पे होगा, इंशाल्लाह तुम्हारे जाने के बाद होगा। और उमर अताब बंदयाल, आखिरी बात, उमर अताब बंदयाल शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ। वरना तुम्हें ये कौम बहुत बुरी तरह कटहरे में खड़ा करने वाली है। और अब सिर्फ शराफत से घर नहीं जाना, कौम की वो मराद जो उसने अपना पेट काट के तुम्हें दी, वो तनख्वाह जो तुम महीने की लाखों में मिलियंस में लेते हो, तुम्हें खून पसीने की कमाई से कौम ने इसलिए दी थी कि तुम अपने फैसलों से कौम का बेड़ा गर्क करो। वापस करो वो मराद, वापस करो वो तनख्वाहें और अपने आप को कानून के हवाले करो, इस्तीफा दो और घर जाओ।
क्या आप लोग इसके इस्तीफे की तायीद करते हो? सब इधर से इधर तक, आगे से पीछे तक, क्या आप लोग उमर अता बंदयाल जो कि एक ईमानदार नहीं इमरानदार जज है, इमरान का सहूलतकार है, इमरान को रिलीफ देता है, इमरान के लिए कोर्ट में बैठा है, इमरान के लिए करप्ट नेक्सस को ये प्रोटेक्ट कर रहे, क्या आप उसके इस्तीफे की डिमांड करते हो? आई रेस्ट माई केस। पाकिस्तान जिंदाबाद। साथियों को कहें कि मोबाइल जला लें। मोबाइल हज़रात मोहतरम, अब क्या हो गया? अभी आप हजरात के सामने मुस्लिम लीग की अहम रहनुमा मरियम नवाज साहिबा खिताब कर रही थी। अज़ान मगरब हो चुकी, नमाज के लिए वक्फा हो रहा है। नमाज के बाद सिर्फ एक खिताब बाकी है। उस खिताब को सुनने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं। मेरा कायद और आपके कायद स्टेज पे तशरीफ ला चुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम के कारकुनों को, पीडीएम के कायदीन को मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबको शाबाश। जितनी तपती हुई धूप में आप लोग किसी साए के बगैर, किसी कुर्सी के बगैर जिस तरह सुबह 10 बजे से यह मौजूद हो, मैं आप सबके जज्बे को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूं। आज जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की असली आवाम शाराए दस्तूर में इस इमारत के सामने मौजूद है, जो असली आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर यहाँ मौजूद है, तो मैं उमर अता बंदयाल साहब को पूछती हूँ, आवाम के इस समंदर को देख के खुशी हुई या नहीं हुई? और जब हकीकी और असली आवाम निकलती है ना, हजारों और लाखों की तादाद में, तो पत्ता नहीं हिलता, गमला नहीं टूटता, कोई पत्थर नहीं बरसाता। आओ उमर अता बंदयाल साहब, देखो ये है पाकिस्तान की हकीकी आवाम। और ये आपसे आज मजबूरी में सवाल पूछने आए हैं। मैं आपसे मजबूरी में आज सवाल पूछने आई हूं। ये जो इमारत, सफेद संगे मरमर की इमारत, जिसको आज आपने अपनी ईमानदारी से नहीं, अपनी इमरानदारी से दागदार करने की कोशिश की है, ये कौम आपसे सवाल पूछने आई है। हम जरा सुनना, हम इस इमारत का एहतराम करते हैं। हम पाकिस्तान के आईन का एहतराम करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के आईन को बनाने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के कानून को बनाने वाले और कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं। हम आज यहां का एहतजाज नहीं करना चाहते थे, मगर यकीन जानो पाकिस्तान की बेहतरी भी इसी इमारत से फूटती है और पाकिस्तान की तबाही भी इन्हीं के फैसलों से फूटती है। और मैं ये कहना चाहती हूं
पीडीएम के कारकुनों से भी कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान के अवाम से भी कहना चाहती हूँ और मुअज़्ज़िज़ जज हजरात से भी कहना चाहती हूँ कि हम जजेस का एहतराम करते हैं, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। हम उन जजेस की बात आज नहीं करेंगे जो आइन और कानून पर चलने वाले जज हैं। आज अगर बात होगी तो इमरान खान की सहूलत करने वाले इमरानदारों की बात होगी। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे इस बात का जवाब दो, ये जो इमारत हमारे सामने खड़ी है, इस इमारत से तो मजलूम को इंसाफ मिलना था ना। इस इमारत से ताकतवर को कानून के शिकंजे में लाया जाना था ना। इस इमारत से जमहूरियत को मजबूत किया जाना था ना। ये पार्लियामेंट हाउस है, इस इमारत से तो चाहिए था कि पार्लियामेंट की मजबूती की, पार्लियामेंट की तवानाई की आवाज बुलंद होती। इस इमारत से तो मुंतखब वज़राए आज़म जो आपके वोट से आते हैं, उनके तकद्दस को बरकरार रखना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। जमहूरियत को मजबूत करना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। दहशतगर्दों को कटहरे में लाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। फितना और इंतशार फैलाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। लेकिन यहां से सहूलतकारी जो कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? जिस इमारत से इंसाफ होना था, साइलों को, मजबूरों को इंसाफ मिलना था, वहां पर बैठकर कुछ सहूलतकार इंसाफ का कत्ल करने में मसरूफ हैं दिन रात। जहां से मुंतखब वज़राए आज़म को तहफ़्फ़ुज़ मिलना था, वहां से मुंतखब वज़राए आज़म को इल्काबाद से नवाजते रहे, कहते रहे सिसिलियन माफिया, कहते रहे गॉड फादर। और जो 60 अरब रुपए का मुजरिम जब अदालत में पेश किया गया, उसको कहते हैं वेलकम वेलकम, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। पार्लियामेंट जो कि तमाम इदारों की मां होती है, जहां से आईन ने जन्म लिया, जहां से कानून ने जन्म लिया, उस पार्लियामेंट से टक्कर लेके बैठ गए हो। अभी तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया ही नहीं था, अभी तो मां के पेट में कानून था और तुम उस कानून पे सांप बन के बैठ गए हो। तुम्हारा काम कानून की और आइन की तशरीह करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको रोकना तुम्हारा काम नहीं है। लोगों में पार्लियामेंट की बात करती हूं तो मैं आपकी बात करती हूं, मैं आपके हक की बात करती हूं, मैं उन नुमाइंदों की बात करती हूं जिनको वोट देकर आप पार्लियामेंट और पार्लियामान के अंदर भेजते हो। इस मुल्क को, ये भी सुन लो, इस मुल्क को जब भी खराब किया गया, वो यहां से जो नजरिया जरूरत उठता है उसने खराब किया पाकिस्तान को। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता है, किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी लगाई जाती है, किसी को जिला वतन किया जाता है, किसी को गोली मारी जाती है, किसी को एक इकामा रखने पर
बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक मुंतखब वजीर आजम को, आपके मुंतखब वजीर आजम को घर भेजा जाता है और यहां से मोहर लगती है, यहां से। पीडीएम के कारकुनों, अब मुझे हाथ उठा के बताना, बाएं से भी, दाएं से भी, आगे से भी, पीछे से भी, क्या तुम लोग गवाही देते हो कि इस मुल्क में 4 आमरीयतें आई, 4 बार इस मुल्क पर शब खून मारा गया, इस मुल्क के मुकद्दस आइन को लपेट कर रद्दी की टोकरी में फेंका गया। यहां से लोगों ने एलएफओ और पीसीओ के हल्फ उठाए या नहीं उठाए? क्या एक भी आमिर ऐसा है जिसको इस इमारत में किसी काले रोब पहनने वाले ने घर भेजा हो? बताओ, क्या एक भी आमिर को इन्होंने घर भेजा? हमेशा आमिरों की खातिर नजरिया जरूरत को जिंदा किया। पहला आमिर आया, पहला मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, दूसरा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, तीसरा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, चौथा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा। और आज जबकि हमारी फौज मार्शल लॉ लगाने को तैयार नहीं है, जमहूरियत आइन और कानून के साथ खड़ी है, तो आज पाकिस्तान का 5वां मार्शल लॉ, जुडिशल मार्शल लॉ भी यहां से लगा है। और वो सुना था, उमर अता बंदयाल साहब की सास फरमा रही थी और वो ख्वाजा तारिक रहीम साहब उनकी वाइफ से बात कर रही थी। ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो इमरान खान के वकील हैं, दोनों कहती हैं ये हाल देख लो चीफ जस्टिस की मदर इन लॉ का, चीफ जस्टिस की सास का हाल देख लो। बात क्या हो रही है? जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जमहूरियत का नाम लेते हैं और बात क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे उसकी सास। क्या बात, कॉन्वर्सेशन क्या हो रही है, गुफ्तगू क्या हो रही है? गुफ्तगू ये हो रही है कि ये कमबख्त तो अब मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। बोलो शेम। अब तो ये कमबख्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। वो तो मार्शल लॉ नहीं लगाते तो आपके कमबख्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है। और उस नजरिया जरूरत को जिसको बार बार आमिरों के लिए जिंदा करते हो, अपनी कुर्सी पे टिके रहने के लिए कभी एलएफओ कभी पीसीओ का हल्फ लेते हो, कभी क्या कोई नजरिया जरूरत पाकिस्तान के अवाम के काम आया? बताओ, पाकिस्तान के अवाम के कोई नजरिया जरूरत काम आया? क्या कोई नजरिया जरूरत पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए लगा कभी? पाकिस्तान के जो लाखों लोग, बेगुनाह लोग जेलों में कैद हैं, अडयाला जेल में कैद हैं, पाकिस्तान की तूलो अर्ज में फैली हुई जेलों में कैद है, कभी कोई नजरिया जरूरत उनके लिए भी जिंदा हुआ? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगले दिन मैं जस्टिस उमर अता बंदयाल की तकरीर सुन रही थी। हवाला देते हैं जस्टिस कॉर्नेलियस का और ताबेदारी करते हैं जस्टिस मुनीर की। हवाला देते हैं जस्टिस कॉर्नेलियस का और पैरोकारी करते हैं जस्टिस मुनीर की।
जिस कलम को आप बेदर्दी से ईमानदारी के लिए चलाते हैं, इंसाफ का खून करने के लिए चलाते हैं, आइन को तोड़ने के लिए चलाते हैं, आइन को रीराइट करने के लिए चलाते हैं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपके उस कलम को ताकत जो है वो पाकिस्तान के आइन ने दी है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने दी है, पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म ने दी है। आपके उस कलम को ताकत आपके मुंतखब नुमाइंदों ने दी है। हम 75 साल के हो गए पाकिस्तानियों, मगर हमारी किस्मत नहीं बदल सकी इनके, क्योंकि आपकी किस्मत नहीं बदल सकी, 23 करोड़ अवाम की किस्मत नहीं बदल सकी, क्योंकि इस बिल्डिंग में कुछ लोग जो बैठते हैं उनकी नीयतें ठीक नहीं है। घड़ी चोर की बात भी होगी, जानते हो घड़ी चोर को तोशाखाना चोरी में भी जमानत मिल गई है, और उसकी बीवी जिसको पिंकी पीरनी कहते हैं, जब तोशाखाना से चोरी करनी होती है, जब हीरे की अंगूठियां रिश्वत में लेनी होती हैं, जब अल कादिर ट्रस्ट के बदले 450 कनाल जमीन लेनी होती है, उस वक्त पिंकी पीरनी जो है वो सरगना बन जाती है चोरों की गैंग की, और जब अदालत बुलाती है तो बड़ा मासूम सा मुंह बनाकर कह देते हैं कि वो तो घरेलू खातून है। आज वो कुदरत का मकाफात अमल देखो। मैं ट्रस्टी थी अपने भाई के लिए, इन्होंने मजाक उड़ाया, इन्होंने झूठी चीजों पे झूठे इल्जामात पर मुझे सजाएं दी, और आज इनके मुंह ये कहते हुए नहीं थकते कि जो पिंकी पीरनी है वो तो ट्रस्टी है। आज जब अदालत में जमानत के लिए गई, मरियम नवाज तो जमानत के लिए भी नहीं गई, 4 साल इनका जुल्म सहती रही, इंतकाम सहती रही। मैंने कहा मैं जमानत नहीं लूंगी, पकड़ना है तो पकड़ो। और आज जब पिंकी पीरनी साहिबा को अदालत लेके जा रहे थे तो अदालत के कमरे तक गाड़ी गई और सफेद चादरों के हिसार में उसको लेकर जाया गया। तुम्हारी घर की खातून की इज्जत है तो लोगों की, बेटियों की, बहुओं की, बहनों की, बीवियों की कोई इज्जत नहीं है। जब तुम इक्तदार में थे और लोगों की बेटियों को धक्के खाते हुए कानून की जो अदालतें थी उनकी राहदारियों में लेकर जाते थे, धक्के खाते हुए वापस लाते थे, तब तुम्हें नहीं पता था कि ऊपर एक अल्लाह ताला भी बैठा है जो एक एक चीज का हिसाब रख रहा है। आप सबको मैं कौम से खिताब कर रही हूँ। आप सबको पता होना चाहिए कि आज मुल्क जिस इंतशार की लपेट में आया हुआ है, जिस फितने की लपेट में आया हुआ है, जिस तवाइफुल मलूकी की लपेट में आया हुआ है, जिस इंतशार की लपेट में आया हुआ है, मुल्क ने जो क्राइसिस जन्म लिया है वो ज़मान पाक से कम और उमर अता बंदयाल की कुर्सी से ज्यादा जन्म लिया है। और ये क्राइसिस की ये लहर उस दिन फूटी थी जब मुकदमा कोई और था और सुओ मोटो किसी और बात पर लिया गया, और उसके बाद आइन को रीराइट किया गया, 63A को की गलत तशरीह की गई। मैं आपको बताऊं,
मैं बताऊं उमर अता बंदयाल ने आइन को कैसे रीराइट किया। आइन ये कहता है, मेरे भाइयों ध्यान से सुनना, आइन ये कहता है कि जब कोई सियासी जमात का रुकन अपनी जमात की मर्जी के खिलाफ वोट देता है तो उसको डी-सीट किया जाता है। आइन ये नहीं कहता कि उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा। उमर अता बंदयाल ने आइन को रीराइट किया और ये लिखा कि वो जमात का रुकन डी-सीट भी होगा और उसका जो एक वो डी-सीट भी होगा और उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा। आइन में तो ये कहीं नहीं लिखा, आपके ऊपर तो आइन की हिफाजत की जिम्मेदारी थी। जो चीज आइन में नहीं लिखी वो आपने कहां से लिख दी। और उसके बाद मेरे भाइयों 4-3 के फैसले को अपनी कुर्सी के, अपनी ताकत के गलत इस्तेमाल से 3-2 के फैसले में बदला और फिर हमें कहा कि 4-3 के अक्सरियती फैसले को ना मानो और 3-2 के अकलियती फैसले को मानो। अब मुझे हाथ उठा के बताओ कि फैसला अक्सरियती होता है या अकलियती होता है? हम क्यों माने वो फैसला जो आपने बदनीयती से दिया? हम क्यों माने वो फैसला जो आपने झूठ बोल के दिया? और उसके बाद आपने यहीं पर नहीं रुके, आपने 4-3 के मामले में और 3-2 के मामले में अपने साथी जजेस से भी झूठ बोला। और इतना झूठ बोला, कुर्सी का इतना गलत इस्तेमाल किया कि आपके साथी जजेस, आपके फेलो जजेस, आपके ब्रदर जजेस भी चीख उठे कि यहां से बदनीयती का मुजाहरा हो रहा है। आपने इमरान की इतनी ज्यादा और ढिठाई से सहूलतकारी की उमर अता बंदयाल साहब कि आपके फेलो जजेस को लिखना पड़ा कि आप जज नहीं है, यू आर पॉलिटिशियन इन रोब्स। यानी कि काले जो गाउन आप पहनते हो उसमें छुपे हुए आप एक सियासतदान हैं। और कहा आपके फेलो जजेस ने, मरियम नवाज ने नहीं कहा, पीडीएम ने नहीं कहा, वकला तंजीमों ने नहीं कहा, ऑपोजिशन ने नहीं कहा, हुकूमत ने नहीं कहा, आपके ब्रदर जजेस जो आइन और कानून का पास रखने वाले जजेस हैं, उन्होंने कहा कि आपने अपनी कुर्सी और इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। आपने सुओ मोटो के इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि आपने गलत इस्तेमाल से आपने पूरे सुप्रीम कोर्ट को वन मैन शो बना दिया। क्या बना दिया? और आपने इतनी ईमानदारी की, इतनी सहूलतकारी की, आइन और कानून का इस ढिठाई से कत्ल किया कि लोगों के सर शर्म से झुक गए। पहली बार आपकी इस ईमानदारी की वजह से पहली बार सुप्रीम कोर्ट जैसी मुकद्दस अदालत में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त बगावत की सी सूरत हाल का सामना है। जजेस एक दूसरे के खिलाफ फैसले दे रहे हैं। हमने क्या फैसला मानना है? पहले तो आपके साथी जजेस आपके फैसले नहीं मान रहे। और उस फैसले के नतीजे में आपने हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत तोड़ दी और प्लेट में वो हुकूमत रखकर तहरीके इंसाफ को पंजाब में पेश कर दी, जबकि आप जानते थे कि ये हुकूमत आप जिसके हाथ में दे रहे हैं वो असेंबली तोड़ेगा। और मेरे भाइयों, ये बात बाद में कौम को पता चली कि ये बहुत गहरी साजिश हुई है पाकिस्तान के साथ। लोगों को पता चला कि उसमें असेंबली तोड़ने में सिर्फ इमरान खान शामिल नहीं था, सिर्फ परवेज इलाही शामिल नहीं था,
उसमें यहाँ पर शारे दस्तूर में बैठा हुआ सदर पाकिस्तान भी शामिल था, आरिफ अलवी भी शामिल था, जिसने अपने पास बिठाकर जनरल बाजवा के साथ ये फैसला कराया कि पंजाब असेंबली टूटेगी और इलेक्शन अनाउंस होगा। लेकिन कौम ये नहीं जानती कि उसका एक सबसे बड़ा किरदार उस साजिश का, इमरान का तो आपको पता चल गया, पूरी कौम जानती है। बाजवा साहब का आपको पता चल गया, पूरी कौम जानती है। सदर अलवी का आपको पता चल गया, पूरी कौम जानती है। आज मेरे से सुन लो, उस साजिश का सबसे बड़ा छुपा हुआ और घिनौना किरदार है उमर अता बंदयाल, जिसने जाहिर है असेंबली तोड़नी थी तो उससे पूछा गया ना कि असेंबली तोड़नी है तो तुम इलेक्शन दोगे। उसने कहा बेफिक्र हो कि असेंबली तोड़ो, मैं तुम्हें इलेक्शन दूंगा। और कल इलेक्शन होना था 14 मई को। मैं उमर अता बंदयाल से पूछती हूँ, अवाम इतनी बेचैन थी इलेक्शन के लिए तो कल अवाम निकली क्यों नहीं वोट डालने के लिए? अगर उमर अता बंदयाल साहब के कहने पे कल इलेक्शन होता तो मेरे भाइयों नंबर 1 पे कौन आता? नंबर 1 पे आता सर पे पहनने वाली कूड़े वाली बाल्टी। नंबर 2 पे कौन आता? टांग वाला प्लास्टर। नंबर 3 पे क्या आता? नंबर 3 पे आती व्हील चेयर। और रनर अप कौन होता? ऑक्सीजन मास्क, जिसको गिरफ्तारी होते ही ये लोग ऑक्सीजन मास्क मुंह पे लगा लेते हैं। ये तो हाल है जिसकी सहूलतकारी उमर अता बंदयाल कर रहा है। वो अदालत में पेश हुआ डरपोक, कहता है मैं 24 घंटे से बाथरूम नहीं गया। मेरे भाइयों, इंतशार की आग जमान पाक से कम लगी है, उमर अता बंदयाल के दफ्तर से ज्यादा लगी है। इस फितने ने जिसका नाम इमरान खान है, शर्म आती है कूड़े वाली बाल्टी का नाम लेते हुए भी। इस शख्स ने असेंबली तोड़ी, नाकाम हुआ। इस्तीफे दिए, नाकाम हुआ। लॉन्ग मार्च किया, नाकाम हुआ। जेल भरो तहरीक चलाई, नाकाम हुआ। और कौन मदद को आया? कौन आया मदद को? मैं भी सुनूं, आवाज नहीं आई। कौन आया मदद को? कौन? उमर अता बंदयाल साहब सुने, कौम को बताने की जरूरत नहीं। उनको पता है कि जब 2016 का लॉकडाउन नाकाम हुआ तो वो जो अंदर छुप के बैठा है खोसा, साकिब निसार तो आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं है ना। तहरीक इंसाफ की टिकटें ब्लैक करता हुआ पकड़ा गया है। उसका बेटा तहरीक इंसाफ की एक टिकट का 1.25 करोड़ रुपया मांग रहा था। साकिब निसार को तो पूरी कौम जानती है, लेकिन आपका साकिब निसार से बड़ा मुजरिम जो छुप के घर में बैठा, उसका नाम है जस्टिस आसिफ सईद खोसा। इमरान का लॉकडाउन जब नाकाम हुआ तो उसने कहा मारे मारे क्या फिरते हो, मेरे पास दरखास्त लाओ, मैं अभी नवाज शरीफ को तुम्हारे सियासी रास्ते से हटाता। और उसने हटाया। हमारे लिए तो JIT बनी थी। व्हाट्सएप के हीरो से इनकी कोई खास मोहब्बत है। हीरा लेते भी हैं तो 5-5 कैरेट का लेते हैं। हमारे लिए तो व्हाट्सएप की जो हीरे थे वो भी यहां से चुने गए, व्हाट्सएप कॉल पे चुने गए। यहां से इजाजुल एहसन, ये सिर्फ करप्ट। मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ इमरान खान के 60 बिलियन और तोशा खाना की चोरी को यहां से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा।
ये करप्ट नेक्सस का तहफ़्फ़ुज़ है। एक साइड पे इजाजुल एहसन बैठा है जिसकी करप्शन की दास्तानें पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। वो सामने कौन सा टावर है, सामने कौन सा टावर है, सामने वो देखना, मुड़ के जरा, वो टावर देखो तुम्हारे पीछे है, ट्विन टावर। इजाजुल एहसन की करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। और मुज़ाहिर अली नकवी, जिसके खिलाफ गबन का, करप्शन का रेफरेंस गया हुआ है, लेकिन उस पे सांप बन के बैठे हैं। सिर्फ इमरान खान करप्ट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा, अपने करप्ट साथियों का, जजेस का भी तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, क्योंकि एक जज को अगर उसके खिलाफ कार्रवाई खुलती है तो इनके नंबर कम हो जाते हैं। ये देखो, यहां से चोरों को, डाकुओं को सजा मिलनी थी, उमर अता बंदयाल साहब खुल के चोरों और डाकुओं की सरपरस्ती कर रहे हैं। और आज जो पाकिस्तान में आपने देखा मेरे भाइयों, आज आप पुरअमन एहतजाज कर रहे हो, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग निकले, पत्ता नहीं टूटा, गमला नहीं टूटा, किसी दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी ग्रीन बेल्ट को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई पुलिस की गाड़ी नहीं चलाई, कोई रेंजर्स की गाड़ी नहीं चलाई। और इनके लाडले को, उमर अता बंदयाल साहब के लाडले को, जिसको इन्होंने, जिसकी परवरिश अपनी गोद में बिठा कर की, जब 25 मई को लॉन्ग मार्च हुआ, पूरे इस्लामाबाद में आग लगा दी गई, तो उमर अता बंदयाल साहब अपनी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं, हो सकता है इमरान खान ने आग ना लगाई हो सकता है आंसू गैस की वजह से, हवा के रुख की वजह से ग्रीन बेल्ट जल गई हो। तो मुझे बताओ, ये अभी भी मई का महीना है ना, आज ग्रीन बेल्ट्स में आग क्यों नहीं लगी? क्योंकि ये कोई फॉरेन फंडेड फितने नहीं है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए लॉन्च नहीं है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों का इज्तिमा है। उसको कहा कि तुम्हारा कसूर नहीं है, आंसू गैस की वजह से आग लग गई होगी। उस फितने को पालते रहे, पोसते रहे, बढ़ावा देते रहे, और क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि अभी 3-4 दिन पहले पाकिस्तान की 75 साला तारीख में जो नुकसान हमारा दुश्मन नहीं कर सका, जो मजमूम हरकतें भारत नहीं कर सका, जो पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमें नहीं कर सकी, जो कलअदम तंजीमें नहीं कर सकी, वो कुछ इनके पालतू इमरान खान ने करके दिखा दिया। उस फितने ने करके दिखा दिया जिसको आपने पाला था, जिसकी परवरिश उमर अता बंदयाल की गोद में बैठकर हुई है। और क्या हुआ? पाकिस्तान की कौम के दिल पर हमला हुआ जब सारी हमारी दफाई तंसीबात को आग लगा दी गई, रेडियो स्टेशन को जला दिया गया, मवेशियों के फार्म्स में जिंदा जानवरों को जला दिया गया, अस्पतालों में आग लगा दी गई, एम्बुलेंसेस को आग लगा दी गई, पुलिस वालों को मारा गया, रेंजर्स की, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई। और अब और दुख की दास्तान सुनो, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। वो जो कोर कमांडर हाउस को जलाया, वो कोर कमांडर हाउस बाद में था, पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का घर था। वो जिन्ना हाउस था जिसको कायदे आजम ने अपने पैसों से खरीदा था। शर्म करो इमरान खान, शर्म करो, शर्म करो उमर अता बंदयाल, शर्म करो। भारत के अंदर जो कायदे आजम का घर है वो आज महफूज है, लेकिन इस कौम को, इस मुल्क को जन्म देने वाला कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उसके घर को इन बलवाइयों ने आग लगा दी।
कायदे आजम का ना सिर्फ घर जला, कायदे आजम की यादों को भी इन्होंने आग लगा दी। और मेरी बात सुनो, हम जितने भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो, हमने भी एस्टैब्लिशमेंट के किरदारों पे तनकीद की थी। नवाज शरीफ वो पहले शख्स थे जिन्होंने पीडीएम के गुजरांवाला के जलसे में जनरल फैज हमीद का नाम लिया और मौलाना आ गया है, आ गया है, मौलाना 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 आ गया है। रोक सको तो रोक दो, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है। नाअहलों पर भारी एक खौफ छा गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है। वक्त की पुकार है, कौम की आवाज है, प्यारा चेहरा मौलाना साहब इजाजत है बात करूं? मेहरबानी। आपको पीडीएम का मौलाना साहब यहां पर मौजूद हैं। पीडीएम के जलसे की सदारत की थी इन्होंने गुजरांवाला में। नवाज शरीफ साहब ने भी उस वक्त के सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लिया, कहा जनरल बाजवा साहब। सिटिंग डीजीआईएसआई का नाम लिया, कहा जनरल फैज साहब ये सौगात जहां से लाए उसको वापस ले जाओ। लेकिन क्या, और कहा कि ये फौज हमारी है, इसके सिपाही को, इसके जवान को हम सलूट करते हैं, लेकिन जो लोग इमरान के सहूलतकार बने हुए उनको हम नहीं बख्शेंगे। आप देखें जो जीएचक्यू पर पहला हमला तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया और जीएचक्यू पे पाकिस्तान की तारीख का दूसरा हमला इसके पालतू इमरान खान ने किया। और जो जंगी जहाज जिनसे आपने दुश्मन के लड़ाका तैयारे मार गिराए थे, जो बहादुरी की अलामत थे, जो कौम के फख्र की अलामत थे, जिन जहाज़ों को महफूज करके पाकिस्तान की सड़कों, शाहराहों पर, चौकों पर नस्ब किया गया ताकि लोगों को पता चले ये वो है जहाज़ जिन्होंने दुश्मन के तैयारों को मार गिराया था। उन जहाज़ों को किसने कल परसों आग लगा दी? उमर अता बंदियाल के लाडले इमरान खान ने। और उस पे भी शर्म आनी चाहिए। शोहदा की यादगारों को, गाजियों को यादगारों को इन्होंने आग लगा दी, इन्होंने नजर आतिश कर दिया। और मैं ये भी बता दूं, आप सब सुन लो, आपकी तरह इसकी गिरफ्तारी पे एहतजाज करने अवाम नहीं निकली। पूरे पाकिस्तान में कहीं 500 की तादाद में भी अवाम नहीं निकली। हाँ निकली तो इसके ट्रेंड बुलवाई निकले तो इसके ट्रेंड दहशतगर्द निकले। ये भी मैं बताऊं कि जो 6 महीने से प्लास्टर टांग पे चढ़ा के पुलिस और अदालतों से छुपकर बनी गाला बैठा है ना, ये इन्हीं हमलों की ट्रेनिंग दे रहा था उन लोगों को, अपने कारकुनों को, जिनको बॉर्डर्स खोल के इसने पाकिस्तान के अंदर बुलाया, जेलों से छुड़वाया, उनको ज़मान पाक में तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों के जरिए अपने जत्थों को ट्रेनिंग दी। और मैं ये भी बता दूं, ये सब अचानक नहीं हुआ।
आवाम नहीं निकली। आवाम ये होती है, कहीं भी आवाम नहीं निकलती। जब आवाम निकलती है तो पूरा मुल्क जैम हो जाता है। आवाम तीली और माचिस लेकर नहीं निकलती। इन्होंने क्या किया? मास्टर माइंड उन हमलों का उमर अता बंदयाल का लाडला इमरान खान था। 6 महीने से जो जमान पाक में छुप कर बैठा है ना, इसने टारगेट सेट किए हुए थे। इसने बताया हुआ था अपने लोगों को, लिस्टें बनाई हुई थी कि जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हो, तुम लोगों ने ये हैं तुम्हारे टारगेट, तुमने यहां जाकर सीधे हमले करने, आग लगानी है। और आप देखो, मैं लाहौर की बात करती हूँ। लाहौर में जब ये कोर कमांडर हाउस में और शोहदा की यादगारों पर हमले के लिए गए, रास्ते में कई सिविलियन इमारतें आती हैं, रास्ते में कई सरकारी इमारतें आती है, रास्ते में कई रियासती इमारतें आती है, सियासी इमारतें आती है, हुकूमती इमारतें आती है। वहां नहीं गए, सीधे अपनी दिफाई तनसीबात पर गए। जो टारगेट मिला हुआ था, जो हुक्म मिला हुआ था, वहां गए और हमले किए। मुझे बताओ, ये अचानक हो जाता है? इसके लिए जितनी बर्फ रफ्तारी से हमले हुए हैं, उसके पीछे 6 महीने की प्लानिंग है। क्योंकि सियासी हर चाल नाकाम हुई, पिट गई, तो फिर इन्होंने ये दहशतगर्दों वाला तरीका पकड़ा। और उस दिन उमर अता बंदयाल के सामने जब वो पेश हुए, तो क्या उमर अता बंदयाल साहब ने उनसे ये पूछा? ये तो कह दिया आपको मिलकर बहुत खुशी हुई, 60 अरब के डाकू। ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान पूरे में शोहदा की यादगारें, गाजियों की यादगारें, कायदे आजम का घर जला के आए हो, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और मजे की बात सुनो, कहता है मैं तो कैद था, मैं तो गिरफ्तार था, मुझे तो पता ही नहीं पीछे से हमले किसने किए। मैं सदके जाऊं तुम्हारे पाकिस्तान की कौम क्लास 2 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम के कारकुनों को, पीडीएम के कायदीन को, मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबको शाबाश। जितनी तपती हुई धूप में आप लोग किसी साए के बगैर, किसी कुर्सी के बगैर जिस तरह सुबह 10 बजे से यह मौजूद हो, मैं आप सबके जज्बे को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूं। आज जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की असली आवाम शाराए दस्तूर में इस इमारत के सामने मौजूद है, जो असली आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर यहाँ मौजूद है, तो मैं उमर अता बंदयाल साहब को पूछती हूँ, आवाम के इस समंदर को देख के खुशी हुई या नहीं हुई? और जब हकीकी और असली आवाम निकलती है ना, हजारों और लाखों की तादाद में, तो पत्ता नहीं हिलता, गमला नहीं टूटता, कोई पत्थर नहीं बरसाता। आओ उमर अता बंदयाल साहब, देखो ये है पाकिस्तान की हकीकी आवाम। और ये आपसे आज मजबूरी में सवाल पूछने आए हैं। मैं आपसे मजबूरी में आज सवाल पूछने आई हूं। ये जो इमारत, सफेद संगे मरमर की इमारत, जिसको आज आपने अपनी ईमानदारी से नहीं, अपनी
ईमानदारी से दागदार करने की कोशिश की है। ये कौम आपसे सवाल पूछने आई है। हम जरा सुनना, हम इस इमारत का एहतराम करते हैं। हम पाकिस्तान के आईन का एहतराम करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान के आईन को बनाने वाले लोग हैं। पाकिस्तान के कानून को बनाने वाले और कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं। हम आज यहां कर एहतजाज नहीं करना चाहते थे, मगर यकीन जानो पाकिस्तान की बेहतरी भी इसी इमारत से फूटती है और पाकिस्तान की तबाही भी इन्हीं के फैसलों से फूटती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, पीडीएम के कारकुनों से भी कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान के अवाम से भी कहना चाहती हूँ और मुअज़्ज़िज़ जज हजरात से भी कहना चाहती हूँ कि हम जजेस का एहतराम करते हैं, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। हम उन जजेस की बात आज नहीं करेंगे जो आइन और कानून पर चलने वाले जज हैं। आज अगर बात होगी तो इमरान खान की सहूलत करने वाले इमरानदारों की बात होगी। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे इस बात का जवाब दो, ये जो इमारत हमारे सामने खड़ी है, इस इमारत से तो मजलूम को इंसाफ मिलना था ना। इस इमारत से एक ताकतवर को कानून के शिकंजे में लाया जाना था ना। इस इमारत से जमहूरियत को मजबूत किया जाना था ना। ये पार्लियामेंट हाउस है, इस इमारत से तो चाहिए था कि पार्लियामेंट की मजबूती की, पार्लियामेंट की तवानाई की आवाज बुलंद होती। इस इमारत से तो मुंतखब वज़राए आज़म जो आपके वोट से आते हैं, उनके तकद्दस को बरकरार रखना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। जमहूरियत को मजबूत करना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। दहशतगर्दों को कटहरे में लाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। फितना और इंतशार फैलाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। लेकिन यहां से सहूलतकारी जो कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? जिस इमारत से इंसाफ होना था, साइलों को, मजबूरों को इंसाफ मिलना था, वहां पर बैठकर कुछ सहूलतकार इंसाफ का कत्ल करने में मसरूफ हैं दिन रात। जहां से मुंतखब वज़राए आज़म को तहफ़्फ़ुज़ मिलना था, वहां से मुंतखब वज़राए आज़म को इल्काबात से नवाजते रहे, कहते रहे सिसिलियन माफिया, कहते रहे गॉडफादर। और जो 60 अरब रुपए का मुजरिम जब अदालत में पेश किया गया, उसको कहते हैं वेलकम वेलकम, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। पार्लियामेंट जो कि तमाम इदारों की मां होती है, जहां से आईन ने जन्म लिया, जहां से कानून ने जन्म लिया, उस पार्लियामेंट से टक्कर लेके बैठ गए हो।
अभी तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया ही नहीं था, अभी तो मां के पेट में कानून था और तुम उस कानून पे सांप बन के बैठ गए हो। तुम्हारा काम कानून की और आइन की तशरीह करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको रोकना तुम्हारा काम नहीं है।